जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग क्षेत्रफल वेक्टर, घन कोण और वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़े हैं। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय क्या बताता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे उसे। गॉस का प्रमेय ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कहिए या घिरा हुआ कुल आवेश Q का 1/F गुना होता है। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है और उससे घिरा हुआ कुल आवेश स्मॉल q है, तो जो ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह घिरे हुए आवेश Q का 1/F गुना होगा। क्या होगा भाई? गुना। इसीलिए यहाँ पे गुणे का साइन लगाया गया है। ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारा कोई भाई कहे कि सर जी, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे Q आवेश न होकर कि कैपिटल Q आवेश घिरा है, तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा? तो मेरे भाई, गॉस का प्रमेय यही बताता है ना कि घिरे हुए कुल आवेश, कैपिटल Q आवेश घिरा है तो तुम कैपिटल Q आवेश लिख दो। गुणे क्या होगा? 1/F। ठीक है। और अगर मेरा कोई भाई कह रहा है कि नहीं सर जी, कैपिटल Q भी नहीं है, मान लीजिए कि X आवेश घिरा है, तब गॉस प्रमेय के अनुसार क्या होगा? तब गॉस प्रमेय के अनुसार फाई ई बराबर हो जाएगा, X आवेश घिरा है तो X गुणे 1/Q0 हो जाएगा। ठीक है भाई। यानी जितना आवेश घिरा होगा उस घिरे हुए आवेश का गुणा करा देंगे 1/F के साथ, और ये गुणा कराने के बाद जो आएगा वही होगा आपका वैद्युत फ्लक्स। किससे परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स? जिससे वह आवेश घिरा होगा। ठीक है। तो यही तो गॉस का प्रमेय है। बहुत कठिन है? बिल्कुल आसान है भाई। देखिए, जो चीज मैं आपको समझाया हूं वही चीज यहां लिखा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/F गुना होता है। ठीक है भाई। इसी को हम लोग मैथमेटिकल भाषा में लिखेंगे तो कहेंगे अतः फाई ई बराबर Q गुणे 1/F, या इसी को लिख सकते हैं, इसको गुणा कराएंगे तो कितना बनेगा? Q/F। और इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको गॉस प्रमेय का डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है। और ये जो मैं बताया हूं ये आपको क्या किया हूं? समझाने के लिए। ठीक है। आप जो फेयर बनाएंगे आप उसमें इतना ही बात लिखेंगे जितना मैं पहले से बोर्ड पर लिखा हूं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि गॉस का प्रमेय आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अब देखेंगे हम लोग गॉस प्रमेय का प्रूफ। ठीक है भाई। तो गॉस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ मानेंगे। ठीक है भाई। और उस बंद पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश मानेंगे, कि यानी मानेंगे कि हम लोग की बिंदु O पर जो है प्लस Q आवेश स्थित है। ठीक है। और इस पृष्ठ पर, जो बंद पृष्ठ हम लोग माने हैं, उसी पृष्ठ पर एक बिंदु P मानेंगे जिसके चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA हम लोग लेंगे। ठीक है। जो सदिश रूप में वेक्टर dA द्वारा प्रदर्शित होगा। ठीक। और फिर मानेंगे हम लोग कि इस आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह कितनी है? वेक्टर E है। ठीक है। वेक्टर E का दिशा यही होगा आपका। क्यों होगा? तो देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जब हम तीव्रता निकालते हैं तो तीव्रता की दिशा उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश या तो इधर होगी या फिर इधर होगी। चूंकि यह धन आवेश है तो इसका दिशा किधर होगा भाई? इधर की तरफ होगा। अगर ये ऋण आवेश होता तो यही दिशा इधर की ओर होती। ठीक है। यानी आप इसको दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश मानेंगे। ठीक। और हम लोग मान लेंगे कि O और P के बीच की दूरी क्या है भाई? R है। ठीक है। और इस क्षेत्रफल वेक्टर dA और वेक्टर E यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E के बीच का कोण क्या मान लेंगे भाई? थीटा मान लेंगे। ठीक है। तो जब
इतना हम लोग जान रहे हैं, फिगर को समझ रहे हैं, तो भाई यही चीज तो आपको भाषा में लिखना होता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बोल दे रहा हूं, फिगर के अनुसार आप लिख लेंगे। ठीक है, भाषा खुद से लिखने का प्रयास आप करिए। ठीक है, जो भी फिगर, कोई भी प्रूफ करें हम लोग, किसी भी थियरम का प्रूफ करें, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग क्या करेंगे भाई, फिगर बनाएंगे, और उस फिगर के आधार पर ही हम लोग क्या करेंगे, भाषा लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इसके भाषा में लिखिए, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है, बिंदु ओ पर स्थित है। खड़ी पाई बात लिखेंगे, बंद पृष्ठ पर एक बिंदु P है, बंद पृष्ठ पर एक बिंदु P है। माना बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA है, बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA है, जो सदिश रूप में वेक्टर dA से प्रदर्शित है, जो सदिश रूप में वेक्टर dA से प्रदर्शित है। खड़ी पाई, माना OP बराबर R तथा प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है, वेक्टर E है। ठीक है भाई, इतना भाषा आपके लिए क्या है भाई, पर्याप्त है। जो भी हम लोग भाषा लिखे हैं किसके आधार पर लिखे हैं, फिगर के आधार पर लिखे हैं। ठीक है, अब हम लोग मैथमेटिकल कंडीशन इसका शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, इस क्षेत्रफल अवयव को जो हम लोग माने हैं, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। यानी कहेंगे हम लोग क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स किससे होकर जाने वाला, अब आप कहिए होकर जाने वाला या क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, या कहिए कि क्षेत्रफल अवयव से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स। बात एक ही है भाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी इससे होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो चूंकि क्षेत्रफल डीए है तो होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई लिखेंगे हम लोग। और यह किसके बराबर होगा, तो यह बराबर होता है स्केलर गुणन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। क्यों भाई, पिछले वीडियो में इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको फ्लक्स की परिभाषा में समझाए थे। ठीक है भाई, तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इससे होकर गुजरने वाला वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए क्या होता है, ई डीए कॉस थीटा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई डीए कॉस थीटा। ठीक है भाई, अदिश गुणन कराएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ई डीए कॉस थीटा। ठीक है, कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह कितना होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो किसी बिंदु पर तीव्रता होता है, ठीक है, उसका परिमाण कितना होता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। ठीक है, तो E का मान हम लोग यहां पे क्या करेंगे, रख देंगे। अतः डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, E के जगह पे हम लोग इतना रख देंगे यहां पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। किसके जगह पे ये रखें भाई,
इस इक्वेशन में ई के जगह पर, ई के जगह पे इतना रख दिए, इंटू क्या है आपका DA cos थीटा, यही है ना, DA cos थीटा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने का मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी फाई ई इक्वल टू, क्यू को इसके साथ लिख दीजिए, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। और इस आर स्क्वायर जो बटे में आर स्क्वायर है वह इसके साथ लिख दीजिए, यानी DA cos थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप लोग इसे देख पा रहे होंगे, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि इसका उपयोग हम लोग गॉस प्रमेय में करेंगे, और ये क्या है तो आप बताएंगे कि चूंकि या परंतु DA cos थीटा बट्टा आर स्क्वायर बराबर होता है डी ओमेगा के। किसके बराबर होता है भाई? डी ओमेगा, ठीक है। ये क्या है आपका घन कोण, घन कोण क्या है भाई? तो घन कोण है, ठीक है। यानी इतने के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डी ओमेगा, तो आपका फार्मूला बन जाएगा, अतः डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। इसके इतने की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे भाई? डी ओमेगा, यानी घन कोण, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? ये हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकाले हैं किसके कारण? तो ये इस क्षेत्रफल अवयव डीए के कारण वैद्युत फ्लक्स है डी फाई, ठीक है। अगर हमको पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना हो तो हम इसी का क्या कर देंगे भाई? समाकलन कर देंगे, तो हमें संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। तो कहेंगे हम लोग संपूर्ण, यहां पे आप लोग भाषा बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो जगह क्या होगा, कम पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे लिखिए आप लोग संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इसे हम लोग फाई ई से लिखेंगे, डैश देकर लिखेंगे, फाई ई बराबर क्या लिखेंगे भाई? इंटीग्रेशन, ठीक है। और यहां पे ये हम लोग साइन बनाएंगे जो किसको प्रदर्शित करेगा? बंद पृष्ठ को प्रदर्शित करेगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। या यहां पे आप लोग लिख सकते हैं डी फाई ई, क्या लिख सकते थे? डी फाई ई, ठीक है भाई, क्योंकि यही डी फाई ई इसके बराबर है, ठीक है। यानी हम लोग ये ना लिख के सीधे ये लिख दिए हैं, ठीक है, तब भी बात आपका वही है। और इसका मान किसके बराबर होगा? तो इसका मान है बराबर किसके? क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, ठीक है। अब ये आपका q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है यह है नियतांक, तो नियतांक जो रहेगा वो समाकलन के साइन से क्या हो जाएगा भाई? बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो समाकलन के साइन से बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और समाकलन के साथ बचेगा डी ओमेगा, ठीक है, डी ओमेगा। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका मान कितना होता है भाई? तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए डी ओमेगा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए कुल घन कोण जो होता है वो कितना होता है? 4 पाई होता है, ठीक है। तो आप बता देंगे यहां पे, चलिए बाकी हम लोग थोड़ा सा यहां पे कर लेंगे, ठीक है। तो यहां हम लोग बता देंगे परंतु संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर 4 पाई। संपूर्ण पृष्ठ के लिए बिंदुओं पर घन कोण कितना होगा भाई? 4 पाई, ठीक है। तो इतने की जगह पर हम लोग रखेंगे 4 पाई। तो अब हम लोग यहां पे देख लेंगे डी फाई ई बराबर हो जाएगा आपका क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे देखिए क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये क्या है? बिंदुओं पर घन कोण, और इसका मान कितना होगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए? 4 पाई। तो यहां रख देंगे हम लोग 4 पाई। आप देखेंगे कि 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो आपका मिलेगा फाई ई बराबर क्यू अपान
एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। और यही आपका क्या है, यही आपका वैद्युत फ्लक्स का अतः करके लिख देंगे, अतः फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और नीचे लिख देंगे कि यही गॉस का प्रमेय है। क्या है भाई, यही गॉस का प्रमेय है, ठीक है। तो क्या है भाई इसमें, इसके प्रूफ में क्या है, कुछ भी नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से अगर क्लियर होगा तो इसका प्रूफ करने में आपको कुछ नहीं लगेगा, बहुत ही आसान प्रूफ है, ठीक है। आपको इसको प्रूफ करने के लिए आपको घन कोण का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए था। संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए उसके भीतर किसी बिंदु पर जो है घन कोण कितना होता है 4 पाई, ये आपको पता होना चाहिए। और उन्हीं के आधार पर हम, और वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कैसे फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो उसी फ्लक्स के फार्मूले से हम लोग गॉस के प्रमेय को क्या कर पाए हैं, आसान तरीके से सिद्ध कर पाए हैं। और रही बात भाषा लिखने का, तो फिगर आप अगर आपको याद है तो इसी फिगर के आधार पर आप भाषा लिख लेंगे। क्यों भाई, क्योंकि बिना भाषा लिखे आप प्रूफ करेंगे तो एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी बोलती है, आप बोलने नहीं जाएंगे, ठीक है। यानी भाषा लिखना भी क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को गॉस का प्रमेय बहुत ही शानदार ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, ठीक है। एक बार आपको मैं फिर से समझा देता हूं। देखिए आप क्या करेंगे भाई, एक बंद पृष्ठ लेंगे, उसके भीतर किसी बिंदुओं पर कोई धन आवेश क्यू ले लेंगे, ठीक है। अब जो बंद पृष्ठ लिए हैं उस पृष्ठ पर एक बिंदु पी लेंगे जिसके चारों ओर कोई हम लोग क्षेत्रफल अवयव डीए लेंगे, जिसे सदिश रूप में वेक्टर डीए द्वारा क्या कर देंगे, व्यक्त कर देंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको ऊपर ही खींचेंगे, आप नीचे खींच देंगे तब भी आपका क्या होगा भाई, सही होगा। अब इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता हम लोग ई मान लेंगे, ठीक है। और ये मान लेंगे कि दोनों के बीच वेक्टर ई और वेक्टर डीए के बीच कोण क्या बन रहा है भाई, थीटा कोण बन रहा है, ठीक है। ये आप फिगर बना लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लेंगे भाई, और इसी के आधार पर भाषा लिख देंगे। और कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, आप सबसे शुरुआत कहाँ से करेंगे, इस क्षेत्रफल अवयव के कारण होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा भाई, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, यानी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए को आप लिख सकते हैं ई डीए कास थीटा, दो सदिशों का अदिश गुणन है ये, ठीक है। अब कहेंगे कि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। क्यों आर स्क्वायर लिए हैं, इसीलिए तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर माने हैं, ठीक है भाई, नहीं तो क्या जरूरत था हमें दूरी आर मानने का। ये ई का मान उठा के हम लोग यहाँ इक्वेशन में रखेंगे तो यही इक्वेशन बन जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। और डी ए कास थीटा को वैसे ही लिख देंगे हम लोग, यानी ई का मान रख दिए, ये आपका वैसे ही। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लिए, क्यू को यहाँ इसके साथ कर दिए और इस बट्टे वाला आर स्क्वायर को इनके साथ कर दिए हैं, ठीक है। और ये आपका घन कोण है, ये क्या है, घन कोण। तो वही बताया गया कि परंतु डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर होता है ओमेगा, जो कि क्या है, घन कोण है, ठीक। तो इसके जगह पे हम लोग अब रख देंगे डी ओमेगा, तो यही समीकरण आपका बन जाएगा डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कहेंगे, अब ये हम लोग निकाल लिए हैं इसके कारण वैद्युत फ्लक्स, इस क्षेत्रफल अवयव हमको निकालना है पूरे के कारण, तो हम क्या करेंगे भाई, समाकलन करेंगे। तो कहेंगे संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ओवर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक है। और यहाँ पे ई डॉट वेक्टर डी ए का मान हम लोग यहाँ पे जो निकाले हैं इसको रख देंगे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, ठीक है। ये नियतांक है तो इस समाकलन के साइन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बचेगा आपका इंटीग्रेशन डी ओमेगा, और इंटीग्रेशन डी ओमेगा यानी इसका मतलब है कि संपूर्ण पृष्ठ के कारण बिंदुओं पर बनने वाला घन कोण। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए बिंदुओं पर बनने वाला घन कोण कितना होगा, 4 पाई, कितना होगा भाई, 4 पाई। तो अब हम लोग इसके जगह पे रख देंगे 4 पाई, ठीक है, इतने के जगह पे रख देंगे 4 पाई। तो यहाँ पे रख दिए 4 पाई, ये 4 पाई से 4 पाई कट गया तो बचा आपका क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और यही आपका क्या है, गॉस प्रमेय है, ठीक है। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने वाले हैं। नंबर 1, देखिए अगर कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है भाई, उसके भीतर बिंदु आवेश किसी भी बिंदु पर हो, मान लीजिए ये आपका बिंदु ए है,
यहाँ पे कोई बिंदु बी है, यहाँ पे कोई बिंदु सी है। तो बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु आवेश जो है वह उसकी स्थिति पर वैद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यानी ये नहीं कि आप इस बिंदु आवेश को यहाँ ए से उठा के बी पर कर देंगे तो फ्लक्स बदल जाएगा, बी से उठा के सी पे कर देंगे तो फ्लक्स बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। यानी वैद्युत फ्लक्स जो है वह आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो पहले पॉइंट में आप लोग यही लिख लेंगे कि वैद्युत फ्लक्स आवेश के इस बंद पृष्ठ के भीतर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट, यदि दूसरे में लिख लीजिएगा कि यदि बंद पृष्ठ के भीतर धन आवेश है तो उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। कब? जब बंद पृष्ठ के भीतर धन आवेश होगा तब। इसका मतलब आप थोड़ा सा समझ लेंगे कि देखिए, अगर ये कोई आपका बंद पृष्ठ है, ठीक है भाई, यहाँ पे समझिए कि जैसे ये कोई बंद पृष्ठ है और इसके भीतर कोई धन आवेश है, तो धन आवेश, पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि धन आवेश से बल रेखाएं सीधे निकल के कहाँ जाती हैं? अनंत तक सीधे जाती हैं। ठीक है भाई, तो इसका मतलब बंद पृष्ठ से बल रेखाएं जब बाहर निकलती हैं तब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है भाई? फाई ई जो होता है वह धनात्मक होता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, इसको आप चाहेंगे तो लिख भी लेंगे कि यदि बंद पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक है, या फिर बंद पृष्ठ के भीतर यदि धन आवेश है तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। तीसरे में लिख लेंगे कि यदि बंद पृष्ठ के भीतर कोई ऋण आवेश है, कौन सा आवेश है भाई? ऋण आवेश है। ठीक है, या फिर ये कहिएगा कि बंद पृष्ठ के भीतर बल रेखाएं आती हैं तो उस पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स निगेटिव होगा। ठीक है भाई, क्योंकि देखिए जब ऋण आवेश होगा तो ऋण आवेश पर बल रेखाएं अनंत से क्या होती हैं भाई? सीधे आती हैं, अनंत से सीधे आती हैं ऋण आवेश की ओर। ठीक है, तो जब बल रेखाएं बंद पृष्ठ के भीतर घुसेंगी तो उस समय जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई होगा भाई वह निगेटिव होगा। क्या होगा भाई? निगेटिव। आप चाहें तो फिगर बना के जैसे मैं लिख रहा हूं फाई ई बराबर पॉजिटिव, यहाँ फिगर में भी दिखा दिया हूं कि धन आवेश है, यहाँ पे आवेश जो है धन आवेश है तो बल रेखाएं बाहर जा रही हैं तब ये वैद्युत फ्लक्स फाई ई धनात्मक होगा। यहाँ पे दिखा दिया हूँ कि ये आवेश जो है वो ऋण आवेश है। ठीक है भाई, यहाँ पे कौन सा आवेश है? माइनस क्यू आवेश, तो बल रेखाएं अनंत से सीधे आ रही हैं यानी बंद पृष्ठ के भीतर आ रही हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई होगा क्या होगा भाई? निगेटिव होगा। ठीक है, चौथी बात आप लोग लिख लीजिएगा, बंद पृष्ठ के भीतर जो आवेश घिरा होता है उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है वह बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता, बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता और न ही आकृति पर निर्भर करता है। अब ये छोटा बंद पृष्ठ हो या बड़ा बंद पृष्ठ हो, जो रेखाएं इस छोटे बंद पृष्ठ से होकर बाहर जा रही हैं वही बल रेखाएं बड़े वाले वक्र पृष्ठ से भी होकर क्या होंगी? बाहर जाएंगी। जैसे आपको यहाँ पे आप समझेंगे कि मान लीजिए धन आवेश है, मान लीजिए इससे 4 रेखाएं निकलकर अनंत तक सीधे जा रही हैं। कितनी रेखाएं जा रही हैं भाई? 4 रेखाएं, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, तो अब ये छोटा सा वृत्त बनाओगे, बंद पृष्ठ समझिए छोटा सा बंद पृष्ठ है। ठीक है, और या बड़ा सा बंद पृष्ठ बनाओ, छोटे वाले से भी 4 ही बल रेखाएं जाएंगी, बड़े वाले से भी 4 ही बल रेखाएं जाएंगी। यानी वैद्युत फ्लक्स जो है वह बंद पृष्ठ के आकार और आकृति दोनों पर निर्भर नहीं करता। आकार मतलब वह बड़ा है या छोटा है, आकृति मतलब वह गुब्बारा है कि फुटबॉल है कि घन है कि घनाभ है। ठीक है भाई, तो इन दोनों पर निर्भर नहीं करता है, न तो आकार पर निर्भर करता है और न ही आकृति पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही शानदार ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।